हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए बेटा, वह फिगर या वह पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती है, वह फिगर जिसमें 4 साइड होती है और फिगर क्लोज होती है, चारों तरफ से बंद होती है। क्लोज का मतलब बंद होती है, वह क्या कहलाती है? हमारी क्वाड्रिलेटरल्स कहलाती है। ठीक है, क्या कहेंगे? वह फिगर जिसमें 4 साइड्स होती है वह क्या कहलाती है? हमारी क्वाड्रिलेटरल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हमारे क्या है? 4 साइड से हमारी और क्लोज है चारों तरफ से, तो ये क्या हुआ? एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। हमारा रेक्टेंगल हुआ, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। हमारा पैरेललोग्राम हुआ, उसमें भी 4 साइड होती है, वो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। रिम्बस हुआ, वो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम हुआ, वो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। या फिर काइट हुआ, वो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। जिस फिगर में 4 साइड्स होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं। आइए अब कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब हम टर्म्स को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि हम क्वेश्चन को फिर आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या दिया है? सबसे पहले प्लेन कर्व। अब ये प्लेन कर्व क्या होता है? क्या दिया है? ए कर्व दैट लाइज होली इन ए सिंगल प्लेन। वह कर्व जो केवल एक ही प्लेन पे लाई करता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्लेन कर्व कहलाता है। प्लेन कर्व होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कर्व इधर बनाया और कुछ कर्व हमने दूसरे प्लेन पे बना दिया तो वो हमारा प्लेन कर्व कहलाता है। नहीं, एक ही प्लेन होना चाहिए, उसी प्लेन पे सारा कर्व कंप्लीट होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्लेन कर्व। ठीक है ना, ये प्लेन कर्व जो होते हैं ये क्या होते हैं? ओपन भी हो सकते हैं या क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, प्लेन कर्व क्या होते हैं? ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। देखिए, मैंने सर्किल लिया, एक ही प्लेन पे है, ठीक है, और क्लोज है। पास में भाई एक ही प्लेन पे है और क्लोज है, तो ये कैसा कहलाएगा? हमारा क्लोज कर्व। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? हमारा क्लोज कर्व। अब हमारी आती है एक बात और आती है इसमें प्लेन कर्व में, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 समथिंग, कुछ भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है ना, मैंने यहां से लिया, अब देखिए मैंने ये पॉइंट को इससे मिलाया, फिर मैंने इससे मिलाया, मैंने इससे मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया। ठीक है ना, ये हमारा क्या बना? ये हमारा एक प्लेन कर्व बना, एक ही प्लेन पे है। लेकिन हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? इफ वी मीट द मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। मैंने पेपर से पेन लिफ्ट नहीं किया, यहाँ देखिए मैंने चौक को लिफ्ट नहीं किया, चौक को हटाया नहीं है, एक जगह से स्टार्ट किया और मिलाते चला गया। ठीक है ना, तो अब ये हमारी जो फिगर बनी है ये क्या बना है? हमारा प्लेन का। ठीक है ना, इसको हम दूसरी तरह से ऐसे कहते हैं, क्या प्लेन कर्व? तो हमारे समझ में आया, सिंपल प्लेन कर्व होता है। सिंपल क्या होता है? सिंपल वो इसी तरीके से होता है। सिंपल जब हम पेन से एक प्लेन पे एक कर्व ड्रॉ करते हैं, बट हम पेन को लिफ्ट नहीं करते, पेन को उठाते नहीं है, बगैर पेन को उठाई पूरा फिगर ड्रॉ करते हैं, तो वो फिगर क्या कहलाती है? हमारी सिंपल कर्व कहलाती है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ से लूँ, मैंने ये लिया, मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे किया, ये इस तरह से बनाया, हमने पेन को उठाया नहीं, तो ये क्या होगा हमारा? ये कैसे बनेगा? हमारा सिंपल क्लोज कर्व बनेगा। ठीक है, यदि हम पेन को उठा लेते हैं, देखिए मैंने कहा कि मुझे ये कर्व बनाना है इस तरीके से। ठीक है ना, एक बाहर सर्किल है और एक उसके अंदर सर्किल है। अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारा प्लेन कर्व सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्यों नहीं है? ये सिंपल क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको बनाते वक्त एक बार तो हमने आउटर साइड में सर्किल लिया, लेकिन हम अगर पेन को लिफ्ट नहीं करेंगे तो हम जो इनसाइड में सर्किल है उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ से पेन उठाना होगा और फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं बनेगा। बात है समझिए, हमारा प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व होता है जो एक प्लेन पे लाई करता है, और ये ओपन भी हो सकता है और ये क्लोज भी हो सकता है। ठीक है ना, और हमारा सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होता है? सिंपल कर्व ये होता है कि यदि हम अपनी
पेन को बगैर लिफ्ट करे, बगैर उठाए उस फिगर को ड्रॉ करते हैं, उस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो फिगर हमारी, वो कर्व हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल कर्व कहलाएगा। बात है समझ में? ठीक है, देखिए बेटा आगे क्या है हमारा, पॉलीगन्स आया। पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है ना, देखिए ए सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल कर्व है जिसमें मैंने ये बनाया था और क्लोज है, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट भी होते हैं कि लाइन का एक पार्ट होता है जिनके दो एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और उनकी लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, या तो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलीगन कहलाते हैं, ठीक है ना। हम डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने क्या लिया, ये भी हमारा एक पॉलीगन है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना, ये भी हमारा एक पॉलीगन है, क्लोज पॉलीगन, इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है ना। हमने एक पॉलीगन ये लिया, ठीक है, इसकी साइड कितनी हुई, इसकी साइड हुई 6, ये हेक्सागन हुआ हमारा। तो ये भी हमारा पॉलीगन है। क्यों है पॉलीगन, क्योंकि ये पॉलीगन एक तो क्लोज है, ठीक है ना, क्लोज होना जरूरी है, एक तो क्लोज है, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट से बने हैं। यदि मैं इनको नाम दूं ए बी सी, और इसको भी नाम दिया ए बी सी डी, इसको नाम दिया ए बी सी डी ई एफ, तो देखिए यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है। बी सी एक लाइन सेगमेंट है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट पता है। ए सी एक लाइन सेगमेंट है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है। तो ये हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट हो गई। और ये जो हमारा कर्व बना है, ये पॉलीगन बना है, ये हमारा किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। तो हमने अभी हमने पढ़ा है क्या, कि एक सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल है, ये देखिए पेन नहीं उठा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, सिंपल क्लोज है चारों तरफ से बंद है, ठीक है ना, ये एक कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीगन्स कहलाता है। ये देखिए ए बी, यहाँ से भी मैंने देखिए पेन को उठाया नहीं, चौक को डायरेक्ट ड्रॉ किया है, ठीक, यहाँ पे भी देखिए ये किया, ऐसे किया, ये किया, ये किया, यहाँ पे भी मैंने नहीं किया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं क्या, पॉलीगन कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स। आई होप आपकी समझ में आए क्या, कि प्लेन कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं और पॉलीगन्स क्या होते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना, जो प्लेन कर्व होते हैं वे ओपन कर्व भी हो सकते हैं, क्लोज कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए, ठीक है ना। आइए अब आगे करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल होते क्या हैं, तो क्या क्या है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। क्या है, एक पॉलीगन के लाइन, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करता है, किनको कनेक्ट करता है, दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को, ठीक है ना। नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन से होते हैं, एक के साथ जो एक लगा होता है वो तो होता है कंसेक्यूटिव, उसके अपोजिट जो होता है, जैसे मैं दिखाता हूं, देखिए मैंने एक ये पॉलीगन लिया, ठीक है, मैंने पॉलीगन लिया ए बी सी डी। अब इसके डायगोनल देखिए, मैंने लाइन सेगमेंट लिया ए से लिया मैंने सी, ए से बी क्यों नहीं ले सकता, ए से बी इसलिए लेता है क्योंकि ये क्या है, ये कंजुगेटिव वर्टिसेस है, कंजुगेटिव एक साथ एक से जुड़े हुए। ए डी ये दोनों कंजुगेटिव है, लेकिन ए सी कंजुगेटिव नहीं है, ए सी तो क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूं, बी और डी ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहाँ पे डायगोनल क्या होंगे, ए सी और बी डी, बी डी क्यों है, क्योंकि बी डी जो है एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ में आई। आगे देखिए, जैसे कि मैंने एक ये पॉलीगन ड्रॉ किया, सॉरी
मैंने ये पॉलीगन ड्रॉ किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब मुझे इसके डायगोनल्स ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्या बताया डायगोनल में, डायगोनल क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जो कनेक्ट करता है किसको, एक पॉलीगन्स के नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को। नॉन कंजुगेटिव देखिए, यदि मैं ए से ड्रॉ करूं डायगोनल, तो एक एक कंजुगेटिव वर्टिसेस कौन से होंगे, बी होगा और जी होगा, तो इनको तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और बाकी बचे कौन से, उनको कनेक्ट कीजिए। एफ कंजुगेटिव नहीं है, ई कंजुगेटिव नहीं है, डी भी कंजुगेटिव नहीं है, और सी भी कंजुगेटिव नहीं है। ठीक है, ए के कंजुगेटिव वर्टिसेस कौन से थे, बी और जी, इनको मैंने कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट किया किनको, ई को, एफ को, डी को और सी को। अब देखिए मैं बी से खींचता हूं, बी से क्या हुआ, बी के कंजुगेटिव वर्टिसेस कौन से होंगे, ए और सी, तो यहां पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं डायगोनल, तो पहले करूंगा मैं जी पे, फिर करूंगा मैं एफ, फिर मैं बी को मिलाता हूं ई पे, फिर मैं बी को मिलाता हूं डी पे, ये हो गए। इसी प्रकार आप सी से आए, सी से जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो बी और डी को नहीं मिलाएंगे, क्या करेंगे, बी से फर्स्ट मिलाएंगे ए को, तो बी को सी को ए से तो मिलाया हुआ है, सी को मिलाते हैं फिर हम जी को, सी को जी से मिलाया, सी को मिलाएंगे फिर हम एफ को, सी को एफ से मिलाया, सी को मिलाते हैं फिर ई को, सी को ई से मिलाया, ड्रॉ हुए। ठीक है, अब आती है बात डी पे, डी से हम सी को नहीं मिला सकते, ई को नहीं मिला सकते, सी से हम डी को हम बी से मिलाएंगे जो मिला हुआ है, डी को हम ए से मिलाएंगे ये भी कनेक्ट है, डी को हम जी से मिलाएंगे ये कनेक्ट नहीं है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डी को एफ से, ये कनेक्ट नहीं है, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे ड्रॉ है। अब हम ई से लेते हैं, ध्यान दीजिए, ई से हम डी को कनेक्ट नहीं कर सकते, एफ को कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डी से हम किसको कनेक्ट करेंगे, सी को करेंगे, ये डायगोनल खींचा हुआ है, ई से हम बी को करेंगे, ये भी डायगोनल लिया हुआ है, ई से हम ए को करेंगे, ये भी डायगोनल है, ई से हम जी को, ये डायगोनल नहीं खींचा हुआ, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एफ की, एफ से देखिए, एफ से हम ई को कनेक्ट नहीं कर सकते, एफ से हम जी को नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। तो एफ को हमने डी से किया, ये कनेक्ट है, एफ को सी से किया, ये भी कनेक्ट है, एफ को बी से किया, ये भी कनेक्ट है, एफ को ए से किया, ये भी कनेक्ट है, सभी कनेक्ट है इसके। तो ठीक है ना, जी से लिया, जी से हम ए को और एफ को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एफ जी के कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। ठीक है ना, तो ए को हम ई से करेंगे, ये कनेक्ट है, एक जी को हम डी से करेंगे, ये भी कनेक्ट है, जी को हम सी से कनेक्ट करेंगे, ये भी है, और जी को हम बी से करेंगे कनेक्ट। तो इस प्रकार ये क्या हो गए हमारे, ये हमने डायगोनल ड्रॉ किए। आई होप आपको कंजुगेटिव और अपोजिट वर्टिसेस समझ में आए होंगे। ठीक है ना, कंजुगेटिव कौन से होते हैं, कंजुगेटिव होते हैं कि जो हमारा वर्टिसेस है उसके साथ में मिले हुए, उस लाइन सेगमेंट के साथ में मिले हुए जो वर्टिसेस होते हैं वे हमारे कंजुगेटिव कहलाते हैं। कंजुगेटिव मतलब उस वर्टिस से नेक्स्ट वर्टिस जो आता है वो सब कंजुगेटिव कहलाएगा। यदि हम इधर को ड्रॉ करते हैं, इधर से इधर को मूव करते हैं, तो ए से आगे आता है बी, तो इसका कंजुगेटिव है। इधर को मूव करते हैं तो ए से आता है जी, इसका ये कंजुगेटिव होगा। यदि मैं बी के कंजुगेटिव निकालूं, तो यदि मैं इधर को मूव करूंगा तो बी से सी आता है, तो ये इसका कंजुगेटिव है। डी से इधर को ए आता है, ये इसका कंजुगेटिव है। बाकी कंजुगेटिव नहीं है, बाकी सब क्या कहलाएंगे, अपोजिट। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को मिलाते हैं एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा डायगोनल्स कहलाते हैं। इसी प्रकार हम डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स में डायगोनल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको डायगोनल्स समझ में आए हैं कि डायगोनल्स होते क्या है और डायगोनल्स को हम किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है कॉन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। अब हमें पॉलीगन्स तो पता है, पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन जो होते हैं क्या होते हैं, एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, अब उसको कॉन्वेक्स कब कहेंगे और कनकेव कब कहेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स के एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पे मैं कनकेव के एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स कब कहेंगे, मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी एक
पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, एक और किया मैंने। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किए। ठीक है ना, कनकेव में दूसरा करते हैं। यहाँ पे देखिए, कनकेव में दूसरा ड्रॉ करता हूँ। इस तरीके से मैंने ये किया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे हुए, ये कनकेव पॉलीगन कैसे हुए। ठीक है ना, आपको तो दोनों फिगर दिख रही है, दोनों लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, तो दोनों के दोनों है तो पॉलीगन। लेकिन ये है हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये कनकेव पॉलीगन। अब इनमें डिफरेंस देखिए, हम कैसे पता करते हैं कि कॉन्वेक्स क्यों कहा है इनको और इनको कनकेव क्यों कहा गया है। इनको कॉन्वेक्स क्यों कहा गया है? इनको कॉन्वेक्स इसलिए कहा गया है कि यदि हम इनके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, यदि हम इनके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो सभी के सभी डायगोनल्स इंटीरियर आते हैं, इन पॉलीगन्स के अंदर आते हैं। देखिए, मैंने इसको इससे ड्रॉ किया और इसको इससे ड्रॉ किया, डायगोनल ड्रॉ हुई और दोनों के दोनों डायगोनल कहां पे आए? दोनों के दोनों डायगोनल इंटीरियर में आए। मैंने यहां से डायगोनल ड्रॉ किए, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ठीक है ना, मैंने इससे किए, ये मिलाया, इसको ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, इससे किए, मैंने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, इससे किए, ये ड्रॉ किया। ठीक है ना, तो ये मेरे सारे डायगोनल ड्रॉ हुए। ठीक है ना, लेकिन सारे के सारे डायगोनल क्या हुए? पॉलीगन के इनसाइड, अंदर। सभी डायगोनल क्या है? पॉलीगन के अंदर ड्रॉ हुए हैं। ठीक है ना, मैं दूसरा पॉलीगन ले लूं, यदि कोई, मैंने इस तरह से पॉलीगन ले लिया। ठीक है, इसके भी यदि मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो इसके डायगोनल भी हमारे क्या आएंगे? इनसाइड आएंगे, इनसाइड आए ना। तो ये कौन क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन इज दैट पॉलीगन in which all the diagonals are interior of the polygon. पॉलीगन के इंटीरियर होते हैं सभी के सभी डायगोनल्स, वो क्या कहलाते हैं? हमारा कॉन्वेक्स। बात है समझ में? कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन वे पॉलीगन होते हैं जिनके यदि हम डायगोनल्स ड्रॉ करें, उन पॉलीगन से डायगोनल्स ड्रॉ करें तो डायगोनल्स क्या होंगे? उन पॉलीगन के इंटीरियर में होंगे, अंदर होंगे। ठीक है ना, तो जिस पॉलीगन के डायगोनल्स उसके इंटीरियर होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है। अब आज की बात हमारी कनकेव पे। ठीक है ना, कनकेव देखिए, अब इस कनकेव के डायगोनल खींचिए। डायगोनल कौन से होते हैं? मैंने बताया था डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल वे होते हैं, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं यहां से डायगोनल लूं तो मैं इसको नहीं मिला सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कंजुगेटिव है। इसको नहीं मिला सकता क्योंकि ये कंजुगेटिव, तो किसको मिला? इसको। और मैंने इसको यहां से इसको मिलाया। ठीक है ना, और तो इसमें डायगोनल ड्रॉ नहीं हो पाएंगे। ये डायगोनल, अब ये देखिए, ये जो डायगोनल ड्रॉ हुआ है, ये डायगोनल इस पॉलीगन के क्या है? इंटीरियर एक्सटीरियर है। ये डायगोनल है हमारा एक्सटीरियर, ये इंटीरियर में नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने डायगोनल ड्रॉ किया, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाया, तो डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल जो आया पॉलीगन के एक्सटीरियर आया। ठीक है ना, आगे देखिए, मैंने यहां से डायगोनल ड्रॉ किया, मैं इसको नहीं मिला सकता, मैं इसको नहीं मिला सकता। एक तो मेरा अपोजिट में जाके ये आ जाएगा। ठीक है ना, एक मेरा यहां से अपोजिट में जाके ये आ जाएगा। ठीक है, और एक मेरा क्या आएगा? यहां से मैं मिलाऊंगा तो मेरा इसको आएगा। अब ये डायगोनल जो आता है ये हमारा एक्सटीरियर में आता है। ठीक है ना, यहां से हमारी डेफिनेशन बनती है क्या? कि कनकेव पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स in which diagonals are exterior, diagonals are exterior of that polygon। क्या होते हैं? डायगोनल्स जो होते हैं उस पॉलीगन के एक्सटीरियर में होते हैं। ठीक है ना, इंटीरियर में नहीं होते। अब ये दो तो इंटीरियर में हुए लेकिन एक एक्सटीरियर में हुआ, तो ये एक एक्सटीरियर में, इसकी वजह से ये कनकेव कहलाया। ठीक है ना, अगर सभी के सभी डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं तो पॉलीगन कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। और यदि एक भी डायगोनल्स हमारा एक्सटीरियर में आ जाता है, उस पॉलीगन के एक्सटीरियर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कनकेव। एक्सटीरियर का मतलब पॉलीगन से बाहर, इंटीरियर का मतलब पॉलीगन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स क्या होते हैं और कनकेव क्या होते हैं।
ठीक है ना। कॉन्वेक्स और कॉन्केव डायगोनल्स पे डिपेंड करते हैं। यदि डायगोनल्स जो है पॉलीगन के इंटीरियर में है तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा, और यदि डायगोनल्स हमारा किसके पॉलीगन्स के आउटसाइड में है, एक्सटीरियर में है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कॉन्केव पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा है रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं और इरेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पॉलीगन्स देखते ही समझ जाते हैं क्या ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर। अब रेगुलर की डेफिनेशन कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स वे पॉलीगन्स होते हैं whose sides are whose length of sides are equal and all angles are equal। क्या कहा, इसमें कहा है कि वह पॉलीगन, मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, मैंने ये क्या ड्रॉ किया, स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने ये स्क्वायर बनाया। ये क्या है, मुझे पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन, रेगुलर पॉलीगन होने की फर्स्ट कंडीशन क्या, कि उसकी सभी साइड्स क्या होगी, सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके सभी एंगल, जैसे स्क्वायर के सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, उसके सभी एंगल भी इक्वल होने चाहिए। बात है समझ में। हम क्या कहेंगे कि ए पॉलीगन इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगन इफ ऑल साइड्स of that polygons are equal and all angles are also equal। यदि उस polygons की सभी sides equal है और सभी के सभी एंगल भी इक्वल है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बनाया और मैंने कहा कि इसकी ये साइड तीनों साइड इक्वल है और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल है। अब आपको पता होगा ऐसा ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हमारी रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या बनी है, रेगुलर पॉलीगन इज दैट पॉलीगन इन विच all sides of that polygon are equal and all angles are also equal। वह पॉलीगन जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि उसकी 4 साइड हो, 3 साइड हो, और भी साइड हो सकती है। जैसे मैंने बनाया हेक्सागन, मैंने बनाया हेक्सागन। अब इस हेक्सागन की मैं कहता हूं कि सारे के सारी साइड इक्वल हैं, ठीक है, और सारे के सारे एंगल भी इक्वल हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर जब इसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल थे इसको हमने क्या बोल दिया, स्क्वायर बोल दिया, इसको हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन को, इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। इसी तरह कितनी भी साइड हो, यदि 5 साइड्स का बनाया, पांचों साइड इक्वल है, पांचों एंगल इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नैनोगन, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, कंपल्सरी क्या है इसमें मेन फोकस दिया हुआ है कि जितनी भी साइड है उस पॉलीगन में सभी साइड इक्वल लेंथ की हो और सभी के सभी एंगल इक्वल मेजर के हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अगर साइड इक्वल नहीं है, अगर कोई भी साइड, एक भी साइड इक्वल नहीं है या एक भी एंगल इक्वल नहीं है तो हमारा वो रेगुलर ना कहला के क्या कहलाएगा, इरेगुलर। देखिए जैसे मैंने ड्रॉ किया, मैंने किया रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब रेक्टेंगल में मुझे पता है सभी के सभी एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री के,
फर्स्ट कंडीशन तो इसने वेरीफाई करी, एंगल तो सारे इक्वल में जस्ट हो गए, लेकिन इसकी जो होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, और हमें रेगुलर होने के लिए क्या चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये जो कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल की, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, यदि मैं ट्रायंगल ले लूं तो मैं यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड तो इक्वल होती है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं होती, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन। आई होप आपको समझ में आया है। देखिए मैं फिर से बताता हूं, रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, रेगुलर पॉलीगन इज दैट पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। एंड irregular polygons are that polygon in which sides are not equal, either angle are not equal, या तो साइड इक्वल नहीं है या एंगल इक्वल नहीं है, वो क्या कहलाएगा, हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, आइए बेटा अब कुछ हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रिम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, काइट हो गया, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, कैसे हम क्वाड्रिलेटर को देख के पहचान सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है या ये रिम्बस है या ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है, किस तरह से इनकी पहचान करेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स में फर्स्ट हमारा क्या आता है, ट्रेपीजियम सॉरी ट्रेपीजियम किस क्वाड्रिलेटर को हम ट्रेपीजियम कहेंगे, क्या कहा, ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटर, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइड्स हैं, हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर में जोड़ा होता है, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती है। जैसे देखिए मैं बनाता हूं, मैंने ये बनाया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये वन पेयर हो गया, दो लाइन में नहीं वन पेयर हो गया, ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे कहीं पे कट करेगी, और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, तो ये क्या हुआ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यदि ये पैरेलल है, क्वाड्रिलेटर की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रेपीजियम कहलाता है। ठीक है, और यदि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, कौन सी, ए डी और बी सी, इफ यदि ए डी इक्वल टू होता है बी सी, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन तो हमें पता चल गया ये ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है, लेकिन यदि जो नॉन पैरेलल साइड्स है, वे दोनों इक्वल है, यदि वे इक्वल है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब बोलेंगे, जब एक ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, तो आप बताओगे इफ इन ए ट्रेपीजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन दैट ट्रेपीजियम इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, बात समझ में आई। ट्रेपीजियम कैसे पता करेंगे, ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेपीजियम कहलाएगा। और यदि किसी ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब आइए देखिए, अब देखते हैं काइट क्या होती है। काइट इज ए क्वाड्रिलेटर, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है, हुज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स, जिसकी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग कंसेक्यूटिव होती हैं, पेयर्स ऑफ साइड्स के जोड़े ऑफ इक्वल लेंथ के होते हैं। हम कैसे बनाएंगे, देखिए
काइट तो ऐसी बनती है, ठीक है ना, और ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। यदि मैं लूँ इसको ए बी सी डी, ये है क्वाड्रिलेटरल, क्यों? क्योंकि फोर साइड है, ए बी एक साइड, बी सी सेकंड साइड, सी डी थर्ड साइड और डी ए फोर्थ साइड, क्वाड्रिलेटरल है। और इसकी क्या कहा था, हुज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स, दो डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट अलग अलग कंजुगेटिव, एक ये है और इसके साथ कंजुगेटिव है ये क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। यदि हम इससे लें तो कंजुगेटिव ये और ये क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए, और क्या हो गए, कंजुगेटिव हो गए। इसके बाद ये चाहे इक्वल लेंथ के हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा काइट्स कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें एक कंडीशन हो जाती है कि काइट्स के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल तो ये होंगे ना, काइट्स के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। काइट्स के जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगे कौन से, काइट के जो डायगोनल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट कैसे बचाएंगे, काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है whose exactly two distinct conjugative pairs of sides are equal length and whose diagonals are perpendicular to each other, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा काइट कहलाता है। ये दो प्रकार के हमारे क्या हुए, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल्स। इसमें वन पेयर्स नहीं, बोथ पेयर्स, ठीक है। जैसे कि मैं ये बनाता हूं, मैंने इस तरह से बनाया, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है ना। मैंने लिया ए बी सी और डी। इसमें क्या कहा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है, और ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है। अपोजिट साइड्स क्या कहेंगे, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड में क्या कहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है क्योंकि अपोजिट है, और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है क्योंकि ये भी अपोजिट है। तो क्या कहा है सेकंड प्रॉपर्टी में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड में क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी, ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ओ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पर आगे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। क्या कि यदि मैं ए सी को लूं तो ए सी ने बी डी को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब क्या किया, बाइसेक्ट करना कि बी ओ इक्वल टू ओ डी, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। और बी डी ने ए सी को बाइसेक्ट किया, क्या मतलब कि ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये दो बराबर भाग है, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आगे क्या कहा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम होता है 180। एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, एंगल डी और एंगल सी एडजेसेंट है। एंगल ए एंड एंगल डी एडजेसेंट है। एंगल डी एंड एंगल बी एडजेसेंट है। एंगल बी एंड एंगल सी ये दोनों एडजेसेंट है, जो एक ही लाइन पे बने हुए हैं। सी और डी एक लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है ना। ए और बी ये इस लाइन पे बने हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल इस लाइन पे बने हुए हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल। तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल होल्ड करता है वो क्या कहलाता है, हमारा पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिम्बस। रिम्बस क्या होता है, रिम्बस भी एक तरह का हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं क्या कि
दैट क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल विच सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड द रिम्बस। ठीक है, एक तो रिम्बस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, उसके अलावा क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। बस रिम्बस में क्या होता है, रिम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। मैंने ये बनाया, ये है हमारा रिम्बस, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें मैंने लिया ए बी सी डी, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना। अपोजिट साइड पैरेलल तो है ही, अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, लेकिन सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब कि बाइसेक्ट मैंने अभी आपको समझाया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली को तो ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सारी साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, डायगोनल्स जो होते हैं वे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिम्बस कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको पैरेललोग्राम और रिम्बस अच्छी तरह से समझ में आया है। इन प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से याद कर लेना कि ये प्रॉपर्टियां ही यदि हमें याद रहेंगी तो एक्सरसाइज में जो हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टियों को सभी को पढ़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है। आइए नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, जो है स्क्वायर। देखिए आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल की, जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। मैं क्वाड्रिलेटर बना देता हूं, ये देखिए मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया जो हमारा क्या है, स्क्वायर है। ए बी सी और डी क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल जो होते हैं ए सी और बी डी, ये क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी। जो डायगोनल होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये इसके बराबर ये पार्ट और ये पार्ट इसके बराबर, पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर की, स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसकी चारों के चारों साइड इक्वल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी बोथ साइड्स ऑफ, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और थर्ड क्या होगी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फोर्थ क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, और परपेंडिकुलरली जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो वह क्वाड्रिलेटरल जो इन सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात हमारे दिमाग में आ रही है क्या, कि चारों साइड तो हमारी रिम्बस की भी इक्वल थी, तो रिम्बस को हम स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते, ठीक है ना। देखिए हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्क्वायर में सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। रिम्बस में सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं थे, अपोजिट एंगल इक्वल थे, लेकिन सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं थे, इसलिए हम उसको क्या स्क्वायर नहीं कह सकते। बातें समझ में, तो स्क्वायर अलग है हमारा और रिम्बस अलग है, ठीक। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या कहा है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। मैंने ये लिया पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। देखिए ए बी साइड डी सी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है और साथ में पैरेलल है,
ठीक, फर्स्ट। आगे सेकंड में ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के। ये कंफर्म है। स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी क्या एंगल सभी 90 डिग्री के होने जरूरी है। यदि 90 डिग्री के एंगल नहीं हुए तो ना वो स्क्वायर कहलाएगा ना वो रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है। थर्ड में क्या है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब BD इक्वल टू AC। ठीक है ना, इक्वल लेंथ के, जैसे स्क्वायर के इक्वल लेंथ के थे ऐसे ही रेक्टेंगल के इक्वल लेंथ के हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर में परपेंडिकुलर ही कर रहे थे, इसमें परपेंडिकुलर ही नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो क्वाड्रिलेटरल ये प्रॉपर्टियां जो मैंने नीचे लिखी है इनको सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है। स्क्वायर में हमारी क्या दी थी, स्क्वायर में हमें ये 5 प्रॉपर्टियां दी है। क्या, सभी की सभी साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, सभी एंगल इक्वल होते हैं जिनमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल्स जो है इक्वल लेंथ के होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या कहा है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं जिनमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो डायगोनल्स होते हैं वे इक्वल लेंथ के होते हैं और वे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सभी 6 के 6 क्वाड्रिलेटरल्स अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने सभी की प्रॉपर्टियां लिखी हैं और सभी को अच्छी तरह से समझाया आपको किस तरह से हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब हमारे क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है। एंगल सम प्रॉपर्टी में बताया गया है कि हमें जो पॉलीगन दिया हुआ है उसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उन सभी एंगल का सम कितना होता है। देखिए हमें बताया कि यदि हम एक ट्राइंगल लेते हैं तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यदि मैं इसको A, B और C लूं तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं एक क्वाड्रिलेटरल लूं तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा, यदि मैं इसको भी ABCD लूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 360। अब ये तो हमें याद है। ठीक है। यदि हमें कोई और दूसरा पॉलीगन दे दिया जाए, यदि हमें दे दिया पेंटागन दे दिया, हमें ये पेंटागन दे दिया, ठीक है ना। अब इस पेंटागन की हमें पूछा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से बताइए कि इसके सभी एंगल का सम कितना होगा, तो हमें पता नहीं है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए हमें क्या, ये प्रॉपर्टी के थ्रू हमें क्या, हमें किसी भी पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। इसको लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। उस पॉलीगन में जितनी साइड है उसको पुट कर दीजिए। अब देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। ये देखिए मेरे पास जैसा ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। मैंने n की वैल्यू क्या रखी, 3। यहाँ पे करता हूँ, देखो 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 कितना आया, 1 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 180 हमारा होता है। यदि मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए देखूं तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, तो n की जगह 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 360। तो हमारा हो जाता है 360। इसी प्रकार यदि मैं पेंटागन का निकालूंगा तो पेंटागन का कैसे निकालूंगा, पेंटागन में साइड कितनी होती है, 1 2 3 4 5 साइड होती है। तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस किया, 3 मल्टीप्लाई 180, 180 3 जा 540। क्या हुआ, पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540।
इसी प्रकार आपको कोई भी पेंटागन दिया जाए, हेक्सागन दिया जाए, हेप्टागन दिया जाए, ऑक्टागन दिया जाए, नैनोगन दिया जाए, ठीक है ना, कोई भी दिया जाए, हमें उनमें पता है कितनी साइड है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। यही होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार हमें ये फॉर्मूला दिया गया है क्या, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180, जिसमें हम n क्या होता है, उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स होती है, उसको यहाँ पुट करते हैं, उसमें से 2 को माइनस करते हैं, 180 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पॉलीगन में जितने भी एंगल हैं इंटीरियर एंगल, उन इंटीरियर एंगल का सम निकल के हमारा आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं, पेंटागन है तो पेंटागन का कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार हेक्सागन है तो हम n की जगह क्या रखते हैं 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 6 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 180, जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 कितना आएगा 720, तो हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम होगा कितना 720। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए मैं एक और बताता हूँ आपको, जिसमें है आपको एक्सटीरियर एंगल का सम दिया गया है, आपको एक इंटीरियर एंगल दिया गया हो और एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमें पता है क्या होता है 360 होता है, तो हम उस पॉलीगन की साइड्स कैसे निकालेंगे, यदि साइड्स दी गई है तो हम उसके इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,